गुड इवनिंग टू ऑल। देवघर फाउंडेशन के सभी मित्रगण, व्यूअर्स, अभिभावकगण को मेरा सादर नमस्कार। अब मैं बच्चों से बात करता हूं। बच्चों, बाबा भोले की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक से होंगे। अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर को अपनाना और अपना बिल्कुल ख्याल रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, इसमें दो बातें हैं, क्वाड्रेटिक और इक्वेशंस। जैसा मैंने कहा था कि हमें बिल्कुल बेसिक बातों से ध्यान रखते हुए बिल्कुल हायर लेवल तक जाने की जरूरत है, और हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल फंडामेंटल एकदम क्लियर रहेगा। जो कुछ भी हम पढ़ें, हमें जानना चाहिए कि ये चीजें क्या है और कैसे इसका एप्लीकेशन वगैरह होना है। तो यहाँ पे दो वर्ड है, क्वाड्रेटिक और एक वर्ड है इक्वेशंस। तो दोनों वर्ड के बारे में हम जानते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो एनी इक्वेशन of the form P of x, where P of x is a polynomial with degree 2 is known as quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोग से जस्ट एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से दिख रहा हूं? व्यूअर्स, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा हूं? मेरा वॉइस, मेरा वीडियो बिल्कुल क्लियर है? बोर्ड में लिखे हुए वर्ड्स आप लोग को दिख रहे हैं? आप यस नो एक वर्ड्स को बता दें। राइट, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें दो वर्ड है, क्वाड्रेटिक और इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम डिफिनेशन देख रहे हैं। ये डिफिनेशन क्या हुआ कि एनी इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जो पी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, वेयर पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पे दो फिर से अलग वर्ड आया हमारे पास, एक वर्ड पॉलिनोमियल, एक वर्ड डिग्री। तो जैसे जैसे वर्ड आता है वैसे वैसे हमको उसको क्लियर करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे आते हैं। पॉलिनोमियल आप लोग का दूसरा चैप्टर था, आप लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ होगा, पर फिर भी मैं उसका एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बता रहा हूं। पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस माइनस साइन ऐसे हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगा। जो कुछ भी है एबीसी वगैरह का वैल्यू हम उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्म है। इसमें जो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा टर्म at most a quadratic equation has at most 3 terms। अब हम लोग एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या होता है मिनिमम ऑफ,
और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम ऑफ, सो मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स हो सकते हैं। तो इट मीन्स इट मे बी 1 टर्म, इट मे बी 2 टर्म और इट मे बी 3 टर्म, नॉट मोर देन 3 टर्म एट एनी हाउ, राइट। तो बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिनमें हायर पावर इज नोन एज डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? हायर पावर इज नोन एज डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका हायर पावर 2 होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मैंने बोला था कि इसमें 2 वर्ड हैं, तो क्वाड्रेटिक का मतलब तो समझ में आ गया कि जिनका हायर पावर 2 है, और इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वालिटी। कोई भी पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हम उसको इक्वेट ना करेंगे। तो हम लोग जो इक्वेट करते हैं उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप का पॉलिनोमियल और उससे वैल्यू कैसे निकलता है। तो इक्वेशंस मींस इक्वालिटी। Whenever we equate a polynomial with 0, then we get the value of any variable. Got it? So now we see the polynomials. हम एक थोड़ा सा polynomials इसके बारे में जानते हैं कि polynomials का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। polynomials आपने पढ़ा होगा, तो ये an(x) का पावर n प्लस an-1 x का पावर n-1 प्लस डॉट प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a0 वेयर an-1 डॉट a0 आर रियल numbers with an does not equal to 0। तो हमें एक जनरल फॉर्म, हमें एक कंसेप्ट जानना चाहिए। मैं पॉलिनोमियल के बिल्कुल अंदर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में हम एक वेरिएबल को लेके चलते हैं और उसका जो जनरल फॉर्म है वो यही जनरल फॉर्म है। बच्चों अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो आप लोग के पास रहेगा, पॉज करके और फिर पूरी वीडियो को स्टडी करना। मैं मैक्सिमम, मेरी कोशिश है कि बेसिक से लेकर मैं आप लोग को मैक्सिमम दूर तक आपको हायर क्लास में ले सकूं, राइट बच्चों। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट था वो ये था, an(x) का पावर n, an-1 x का पावर n-1 प्लस a2 x² प्लस a1x प्लस a0 वेयर a1 an-1 these are the real numbers. Real numbers, it means belongs to R, capital R, right? Capital R. It means this sign is the belongs, members means it exists, right? It exists the real number. तो ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। अभी आप बिलोंग्स को छोड़ो क्योंकि ये 11th क्लास का पार्ट है। ये जो मेंबर है, बिलोंग्स, ये जो साइन है वो सेट थ्योरी का 11th क्लास के पार्ट है। आप सिर्फ इतना जानो कि ये रियल नंबर है विद an डज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पर भी a का टर्म, व्हाट इज a? तो ये आपने पॉलिनोमियल देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अब बच्चों हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा कैसा पॉलिनोमियल हम लोग यूज करते हैं और उसका वैल्यू कैसे आता है। तो सबसे पहले आपने देखा, अगर मैं लिखता हूं ये डिग्री, ये है डिग्री, और यहां पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, नोमियल्स। तो बच्चों अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 मीन्स कोई एक नंबर, सपोज करो -7। हम लोग कई बच्चों से पूछ बैठते हैं, अच्छा -7 कैसा पॉलिनोमियल है? बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, वो बोलता है नहीं ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो क्यों नहीं है? तो इसमें वेरिएबल नहीं है। नहीं बच्चों, इसको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जो फॉर्म है वो ax प्लस बी होता है, और अगर 2 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका फॉर्म जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और अगर डिग्री 3 होता है तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिर इसका फॉर्म ax का पावर 3 प्लस ax जो भी है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है क्यूबिक, हाँ इतने होते हैं। और अगर हमारा पावर 4 होगा तो इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और ax का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो व्हाट इट मीन, एक तो हम सबसे पहले जो डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो हायर पावर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल डिसाइड होता है, और हमेशा यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 और फिर x नहीं है, यानी व्हाट इज c? c इज एनी इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल टर्म्स, राइट, इंटीजर्स। तो अब यहाँ पे 3 2 1 और फिर कांस्टेंट टर्म 4 3 2 1, तो कोई भी पॉलिनोमियल को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और जो हायर पावर रहता है उसी के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का हम नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक तुम लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है तो इसके कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 है, तो इसमें हम वैल्यूज मतलब कि वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहां पे हमारे पास 1 है, अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 2 टर्म है, अगर डिग्री 2 है तो 3 टर्म होगा, एक टर्म ज्यादा होगा जो भी डिग्री, अगर 3 है तो डिग्री तो ये 4 टर्म है, अगर डिग्री 4 है तो ये 5 टर्म है, ऐसे होते हैं, ये मैक्सिमम टर्म्स हैं, राइट फाइन। ये चीजें हो गए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम आते हैं कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला हमने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब ऑल ऑफ सडन बच्चे को पूछ बैठो बोलो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं कि दूसरे से पूछने लगते हैं, या फिर कभी क्या होता है कि कुछ भी गलत बोल बैठते हैं, और या फिर वो गूगल वगैरह का सहारा लेना चाहते हैं। तो 10th 9th में जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे कई बच्चे या इनफैक्ट बहुत सारे वो पिछले वाले बातों को नजरअंदाज करते हुए चलते हैं। तो मैथमेटिक्स वगैरह या इनफैक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट में, जैसे मैंने अपना इंट्रो में कहा था कि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया वो सोचो आपकी अपनी संपत्ति है, और आपको वो संपत्ति को बचा कर रखना है, बांटना है, आपको उसमें उसको खोना नहीं है। उस नॉलेज को, उस जो चीज आपने कभी पढ़ा है, जिसमें आपने टाइम लगाया है, वो बिल्कुल आपको मैथमेटिक्स में हर कदम पर साथ देगा। ये नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, तो छोड़ो। बहुत सारे 11th 12th के बच्चे भी इनमें बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं। तो हमने ये देखा, अब हम लोग देखते हैं some algebraic identities, जिसको हम लोग बच्चों फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसा इसीलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि ये बस सिर्फ 1 मिनट की बात है, और अगर आप लोग जान लोगे तो ये हमेशा अपना नोट डाउन करके रखना, क्योंकि यही सारी बातें हमने अभी पढ़ा। क्वाड्रेटिक क्या हुआ, इक्वेशंस क्या हुआ, तब मिलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाया, डिग्री क्या हुआ, पॉलिनोमियल क्या हुआ। अब हमें अलजेब्रिक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, फिर वहां से गाड़ी प्लेटफॉर्म स्टार्ट होएगा कि अब कैसे बनाना है। तो हम लोग थोड़े से बेसिक फार्मूला का यूज करते हैं। आप सब लोग इससे वाकिफ हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे 2ab वाले टर्म को हम बाद में भी रखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों बहुत सारे को अगर मैं पूछता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो वो बोलता है ये तो
हमने पढ़ा ही नहीं, ये पता नहीं क्या होता है, ये कुछ भी गलत भी बोल बैठता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नॉन होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab कैसे हुआ बच्चों? तो यहाँ पे एक हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है और माइनस 2ab, ये दोनों टर्म कट गए तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आया। इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab ये भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ऐसे कहते हैं। इनको हम लोग ऐसे भी कहते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, इस वाले टर्म को सबसे लास्ट में आखिरी में भी लिखते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि a प्लस बी के होल क्यूब में ये सारे टर्म प्लस होते हैं, यहाँ पर सभी जगह प्लस होते हैं, और जब इनको हम खोलते हैं, जब हम ओपन करते हैं तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ये मल्टीप्लाई होके 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब हुआ। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये फिर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद बच्चों फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मिटाता हूं, फिर आप लोग नोट डाउन ये कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों हमें पॉलिनोमियल का नॉलेज रखना चाहिए, हमें लीनियर, हमें उसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहिए और डिग्री के बारे में जानना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए ये सब बेसिक बातें जाननी चाहिए, ये अलजेब्रिकल फॉर्मूले जानने चाहिए, और तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। तब अब आप समझ चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे होता है। और मैंने कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल, सपोज करते हैं जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं 2x माइनस 3, इसमें अभी हम x का वैल्यू नहीं जान सकते, तो जब तक इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल को जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक उसमें हम उस वेरिएबल का वैल्यू नहीं जान सकते। सो इसीलिए इसको हम इक्वेट करते हैं जीरो से, ऑलवेज जीरो से ही इक्वेट करते हैं। तो देन 2x इक्वल टू 3 और ये x इक्वल टू 3/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें x के एक वैल्यू आएंगे, यानी जो कुछ भी वेरिएबल है, और वेरिएबल इज डिनोटेड बाय p of x, g of x, r of x, h of x, f of x, एनीथिंग। सो जो भी, चाहे वो वेरिएबल a to z, p में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। सो सारे उसी में होंगे, राइट, सभी y में होंगे, जो भी पावर 2 वाले जो टर्म्स हैं उसका सिंगल लीनियर टर्म्स में सारे चीज उसी वेरिएबल में होंगे, राइट। सो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको हम वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें x के सिर्फ एक वैल्यू आएंगे, क्यों? पावर 1 था। अगर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें x के 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। उसी तरह क्यूबिक में 3 वैल्यू आएंगे और क्वाड्रेटिक में 4 वैल्यू आएंगे, राइट बच्चों। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू नहीं आएगा,
ध्यान में रखना, अगर सेम वैल्यू भी, दो सेम वैल्यू हो सकते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा ऐसे ही बोलूं कि 16x² - 1 = 0, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दूं, अभी मुझे बताना है कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल, तो 16x² - 1 = 0, तो इट इंप्लाइज दैट 16x² = 1, तो x² = 1/16, तो x = √1/16, तो ये हो गया ±1/4, मीन्स x का वैल्यू 1/4 और -1/4। तो बच्चों ये दोनों ही रिजल्ट देने हैं। अगर आप माइनस को यहां इग्नोर कर दोगे तो यहां पे ये x ये नहीं बोल रहा है, कोई लेंथ के बारे में नहीं बोल रहा है, लेंथ विड्थ के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई एज के बारे में नहीं बोल रहा है। जहां पे ऐसे लेंथ विड्थ एज स्पीड डिस्टेंस इनसे रिलेटेड बातें होगी वहां पे माइनस साइन इग्नोर होगा, बट एक नॉर्मल इक्वेशन की बात होगी तो वहां पे हम माइनस साइन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि √4 जो है वो +-2 होता है। सो +2 को +2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और -2 को -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज टू वैल्यूज, राइट? A cubic equation has always 3 values. Biquadratic has 4 values, right? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो वैल्यूज निकालते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस आप लोग को याद होगा ये चीजें, जो भी x का जो पॉलिनोमियल यानी कि जो इक्वेशंस से हम वैल्यू निकालते हैं, हमने पॉलिनोमियल में देखा उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसको बोलते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको करने के लिए पॉलिनोमियल में =0 नहीं रहता था, लेकिन जो भी हमारे पॉलिनोमियल रहते थे जब उसको हम मिडिल टर्म करते थे तो आखिरी में हमको दोनों आइदर टर्म्स को =0 करना ही होता था, और तभी हमें वैल्यू ऑफ x मिलता था। ठीक है, तो उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसी को हम लोग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएबल भी कहते हैं, और क्वाड्रेटिक के केस में इसी को हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो ये बच्चों सब बेसिकली एक ही चीज है, बेसिकली एक ही चीज है, इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द एक्स और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सारी चीजों का मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो अब हम सबसे पहले हमने ये चीजें देखा और कितने वैल्यूज होते हैं उन बातों को भी देखा। अब हम सवाल पे मूव करते हैं। सवाल पे जो अलजेब्रिक फॉर्मूला मैंने बताया वैसा ही रहेगा, ऐसे ही कुछ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास दिए हुए रहेंगे जिनमें ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, और ये बताना है आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों आप लोग के पास अलग अलग बुक्स होगा, अभी मैं एक एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करता हूं, ठीक है? एक्सरसाइज 4.1 है और 73 पेज है। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 73। हमें सबसे पहले जानना है, यहां पे देयर आर 8 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। हम कोई 2 पार्ट्स को लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों, और 2 पार्ट्स में देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक हमको करना है। तो कोई सा भी हम ले लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, और एक पहला का थर्ड पार्ट आप लोग को बिल्कुल व्यू हो रहा है? एक और बार अपनी बात बता दो, बिल्कुल मेरा जो लाउडनेस है, मेरा जो वॉइस है और व्यू है, सारी चीज, और बच्चों आप लोग ठीक से समझ रहे हो? आप लोग ठीक से समझ रहे हो? आप लोग के सब छोटे से बिट डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आप लोग के सारे सिंपल से सिंपल और लार्ज टू लार्ज, आप जोन सा भी बुक पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक पढ़ोगे, मैं उस लेवल तक के सारे आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बट अभी इस वक्त मैं अगर कमेंट्स देखूंगा
तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, ज्यादा कुछ मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बच्चों अभी मैं आप लोग से मुखातिब सिर्फ क्लास के लिए होता हूं, बाद में हम आपका कमेंट्स देख लेंगे और फिर मैं आपको एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा और नेक्स्ट जब भी हमारी क्लासेस फिक्स होती है तब हम आपके एक एक आप बस अपना बता देना डाउट्स क्या है। तो ठीक है बच्चों, अब हम सवाल पे आते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन और इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल है। अब हम इसको बड़ा ही सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ऐसे ही एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होंगे, आप उनको बिल्कुल नॉर्मल सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करो और अगर उस फॉर्मेट में आ जाता है तो देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो। तो बच्चों इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इनको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो हम सारे टर्म को इधर ले आए या डायरेक्टली भी एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है तो हम यहाँ पे कट कर दिए। अब ये माइनस एक्स और ये उधर आकर हो गया माइनस टू एक्स। अब माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ए एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। मैं छोटा सा एक और बात बता दूं, उस वक्त हमने जिस वक्त अभी डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन हो सकता है उसको एक जरा और ब्रीफ करना चाहूंगा थोड़ा सा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही होना चाहिए, राइट बच्चों। जैसे यहां पे आपने देखा एक्स स्क्वायर तो आया ही नहीं, तो यानी कि इट इज नॉट देयरफॉर नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे कि उनमें कौन सा टर्म हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा टर्म नहीं होगा तो नहीं होगा। इस बारे में हम बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो ए, व्हाट इज ए? ABC is also a real number or real number हम कह सकते हैं। और यहां पे a जो है हम कह सकते हैं a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इक्वल टू इंटीजर वैल्यू। सो सी कोई ऐसा वैल्यू होगा, राइट। अब इनमें से कौन सा ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो कैसा सिचुएशन हमारा क्वाड्रेटिक होगा और कौन नहीं होगा? अगर ये पहला केस, अगर हमारे पास ए बी सी यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, एक्स का टर्म होगा और सी का टर्म होगा, तो वो क्वाड्रेटिक है ये, यस। अगर हमारे पास ए और बी का टर्म है, ए और बी का, तो भी वो क्वाड्रेटिक है। अगर ए और सी का टर्म है तब भी वो क्वाड्रेटिक है। खाली ए का टर्म है तब भी वो क्वाड्रेटिक है। खाली 3x स्क्वायर वो भी एक क्वाड्रेटिक है, उसको इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे। तो बच्चों खाली एक सिंगल टर्म भी अगर 5x स्क्वायर हो तब भी वो एक क्वाड्रेटिक है। और अगर इसमें b और c का टर्म हो, a का टर्म नहीं हो, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये आपको जानने की बात है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आया
तो आप इन बातों को जानो कि अगर ये तीनों टर्म अवेलेबल है, ए टर्म है तो भी है, ए और सी का तब भी है, ए का टर्म खाली है तब भी है, और बी और सी का है। अगर ए है ही नहीं यानी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक आप लोग सब समझ चुके होंगे। हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब बच्चों देखो, अब हम एक सवाल ले रहे हैं, एक पार्ट इनमें हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला का यूज आ गया, इसीलिए मैंने इसको पहले ही आप लोग को अलजेब्रिक फॉर्मूला को बताना चाहा कि उसको नजरअंदाज नहीं करना, आप लोग सारे फॉर्मूलेस ध्यान में रखना। अब ये क्या है, एक पार्ट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए बच्चों, यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला आ ही गया ना, तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूलेज बिल्कुल माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, अब इनको हम करते हैं, ये एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर ऐसे कैसे कह लो माइनस बी क्यूब, यानी कि 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर इन 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a और बी स्क्वायर मतलब 4, राइट बच्चों। सो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब ये फिर से हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 8, राइट। अब एक्स क्यू आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। अब ये सारे टर्म को एक तरफ ले आओ तो माइनस 4x स्क्वायर के साथ लिख दो। अब ये माइनस 6x स्क्वायर जो है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एक्स माइनस 12x हो गया, ये प्लस 12x आकर इधर प्लस 1 है और वो इधर जाकर प्लस 8 हो गया तो 0। तो अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये therefore yes it is a quadratic equation, yes it is a quadratic इक्वेशन, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार बच्चों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, सपोज एक वैसे ही मैंने बताया 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 14 इक्वल टू 0। मान लो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सारे में 2 से मल्टीपल है या सारे तीनों टर्म में कोई भी सर्टेन नंबर का मल्टीपल है तो उसको कॉमन लेके हमको उस इक्वेशन को छोटा कर लेना चाहिए ताकि आप लोग को और सहूलियत हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इनफैक्ट हमने डिवाइडिंग बाय 2 कर लिया, या यूं कह लो कि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, और अल्टीमेटली ये 2 उधर गया तो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। बच्चों अब यहाँ पे 0 अपॉन एनी नंबर एक टर्म आया, तो हम उसके बारे में ये आप लोग को दिख गया, समझ गए होंगे। तो कैसे सिचुएशन क्वाड्रेटिक है और कैसे सिचुएशन नहीं है आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं यहां पे एक और चीज आप लोग को पूछ रहा हूं, हमने देखा 0 अपॉन एनी नंबर, तो 0 अपॉन एनी नंबर सब लोग जानते हैं,
कि ये 0 होता है। बट व्हाट अबाउट एनी नंबर बाय 0? एनी नंबर बाय 0, काफी बच्चे इसका जवाब गलत बोलते हैं। कोई 0 बोलेंगे, कोई 1 बोलेगा, कोई बोलेगा पता नहीं, कोई बोलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है कि हो नहीं सकता, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। एनी नंबर बाय 0 is not defined and the symbol of not defined is infinity, right? तो ये जितने बेसिक्स आते जाएंगे मैं आप लोग को क्लियर करते चले जाऊंगा। तो नाउ कम, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अब वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम से भी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब ये कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने देखा लीनियर को तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि रूट्स निकालने के लिए या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल निकालने के लिए कितने तरीके हैं। तो वहां पे 3 मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, राइट। हम एक एक मेथड्स को यूज करेंगे। जब हम क्यूबिक इक्वेशंस देते हैं, क्यूबिक आपके पास नहीं है, बट अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशंस रहेगा तो उसके निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिनका नाम ट्रायल एरर मेथड होता है, और दूसरा होता है रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है बच्चों। तो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक को हम पहले क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों जगह 2 क्वाड्रेटिक को ये पुट करते हैं और फिर हम 4 वैल्यूज निकालते हैं। तो क्यूबिक वाले भी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को क्यूबिक वगैरह को भी सॉल्व करने, बिल्कुल आपने 9th में भी पढ़ा है तो अच्छे से आना चाहिए पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को काफी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैंने वही कहा डिफिकल्टी क्यों होगी, अगर हम बेसिक तरीके से उसको समझेंगे तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। अब आप देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, और फिर कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो बच्चों अब क्या कहता है, जो चीज हमें फाइंड करना रहता है, जो चीज हमें फाइंड करना रहता है उसको हम एक वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, राइट। हम यहाँ पे देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको एज में आएगा, ऐसा ही नीता मीता गीता का एज इतना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या केस आएगा, और डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस आएगा। तो जो हमें फाइंड करने के लिए कहता है उसको हम एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं। तो हियर लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, और लेंथ क्या कह रहा है, देयरफॉर लेंथ कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 मीटर मोर है। अब यहां पे एरिया के बारे में बात कर दिया। तो देखे बच्चों, तो अब 10th क्लास में अगर पढ़ते हो तो आपको सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, सारे शेप का एरिया आना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपसे कोई भी, अगर एकदम सर्टेनली अगर एक टीचर, एक पेरेंट्स या आपके घर आपको जानने वाले अगर आपसे पूछ बैठे कि बोलो तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ एक सिंपल ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो जानते ही नहीं है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बहुत कम बच्चे जवाब दे पाएंगे। सो इनफैक्ट हम जो कुछ भी पढ़ते हैं हम उसके गहराई तक हमें जाना चाहिए। अगर एरिया की बात आ गई, आपने 5th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा था, तो ऑल शेप्स का एरिया जितने भी हैं आपको जानना चाहिए, सारे का पेरीमीटर आपको जानना चाहिए, राइट। तो बस यही मेरा कहना है।
यही, और इन्हीं बातों को जो पकड़ लेता है वो कंपटीशन जरूर क्रैक कर लेता है, और इन बातों को जो छोड़ता चला जाता है मैथमेटिक्स भी उसको छोड़ता चला जाता है। सिर्फ उसके लिए रहता है पास और मार्क्स। मेरे को इतने नंबर आए, हाईएस्ट को इतने नंबर आए, बट उनको नॉलेज कितना है वो इन बातों पर नहीं जाते। ठीक है बच्चों, तो आपको सब कुछ लेके चलना है अगर आपको अच्छा करियर करना है तो नाउ अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हेंस देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, सो x इंटू 2x + 1। आप पहले इसको लिखो, चाहिए कम्यूटेटिव लॉ है ये, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये क्या है कम्यूटेटिव रूल है। तो 2x इंटू 2x + 1 इक्वल टू 528, देयरफॉर 2x² प्लस x, और इसको इधर ले आए 528 इक्वल टू 0। अभी बच्चों हमें इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा इसके मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर अभी हम वहां हमें काफी कुछ और दिखाना है। ये कह रहा है सिर्फ आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और हर क्वाड्रेटिक को जब आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो उनका, अब मैं बताऊंगा आपको, सभी में रियल रूट्स ही नहीं आते, मतलब सभी में एक ऐसे वैल्यूज भी नहीं आते, कुछ हमारा इमेजिनरी रूट्स भी आ जाता है माइनस में। मतलब जब आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला का, तो जो भी कोई फैक्टराइजेशन में दिए हुए हैं तो सभी सॉल्व होना पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, राइट। और अगर होगा तो उसके सबके सवाल के आंसर रियल होंगे, मतलब एक नंबर आएगा ही आएगा, ये कहना नामुमकिन है, ये नहीं कह सकते। कुछ के रूट्स इमेजिनरी भी आते हैं, कुछ फैक्टराइज होने में डिफिकल्टीज भी हो सकते हैं। तो एनीवे हम उन पॉइंट्स पे भी आएंगे। पहले यहां पे हमारा है कि इसको फॉर्मुलेट करो, बनाओ, हमने कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप लोग जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हमारे पॉजिटिव है क्योंकि हमने माइनस तो बोला ही नहीं। तो अब टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इट मीन, let the one number be x, then other number be x plus 1, right? So बच्चों second part, let one number equal to x, then other number equal to x plus 1, ये हमारा कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, आप शॉर्टकट में ATQ लिख लो, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, फिर बहुत ही सिंपल x² प्लस x माइनस 306 माइनस 306 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फॉर्म हो गया। तो जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स टाइप के प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारा। अभी आप आगे पढ़ोगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो लड़के बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं कि किसका स्पीड कैसे माना जाए, कहां पे प्लस होगा, किसमें से किसको माइनस करना होगा, क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं बार बार यही कहूंगा आप लोग को कि जो पढ़ो और जो पढ़ाएं, सिस्टम तरीका होना चाहिए कि बच्चे को पानी की तरह बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये होगा, दूसरा चीज क्यों नहीं होगा। अगर हम अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, एक हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ बोट है, तो उसका 18 किलोमीटर है एक का स्पीड, तो हम 18 माइनस एक्स कब करेंगे, किस सिचुएशन में, x माइनस 18 कब करेंगे। तो इन बातों को बस ऐसा करते हैं, उसके दिमाग में स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है। टीचर ने भी कौन गहराई में जाता है ऐसे सिंपल वे में डिस्कस बता दिया, और ऐसे इसीलिए बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें क्लैरिटी लेके चलनी है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। बच्चों देखो, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would find to take Rohan's present age. अब इसमें हमको रोहन्स प्रेजेंट एज मांगा है, उसी को x मानेंगे। तो देन सी
तीसरा पार्ट, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स, राइट। तो क्या कहता है कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब रोहन्स मदर्स एज इक्वल टू उनसे 26 ईयर बड़ी है, 26 एक्स प्लस 26। अब ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर हम करते हैं तो रोहन का एज हो जाएगा, रोहन्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और हीज मदर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 29, राइट, क्योंकि एक्स प्लस 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन their product is what? 360. So x plus 3 into x plus 29 equal to 360। अब ये फिर से सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब ये इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ये हम डायरेक्टली लिख देंगे 32x, और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये फिर माइनस 273 इक्वल टू 0, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारा ऐसा हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट, अब देखो यहां पे हम एक चीज बात करते हैं जो बहुत ही सिंपल बात है, बहुत बेसिक बात। कुछ बच्चे वहां पे भी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे अभी हम फैक्टराइजेशन प्लस और माइनस, जैसे सपोज करो 7 प्लस 5 हमने लिया, माइनस 7 प्लस 5 लिया, 7 माइनस 5 लिया, माइनस 7 माइनस 5 लिया। तो कई जगह जब हम फैक्टर्स वगैरह करेंगे तो वहां पर भी ऐसा यूज आएगा। अभी हमारा कुछ प्लस माइनस एक जगह आ गया था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इससे बात कर लूं। तो कई जगह मोस्ट ऑफ द 95-99% बच्चे तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई ये छोटी सी बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कोई बच्चा गलत कर बैठता है। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये 12 हो गया। अब ये माइनस 7 प्लस 5, अगर एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो, तो आप सीधे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो और बड़ा वाला का जो साइन है वो लगा दो। तो 7 में से 5 को माइनस कर दिए, 2 हो गया, और बड़ा वाला का साइन है, बड़ा वाला नंबर का साइन माइनस है, तो ये कर दिए। अगर दोनों नंबर प्लस है तो सीधे तौर पर प्लस कर दो, अगर दोनों नंबर माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो और आगे माइनस लगा दो। ये आप लोग को मालूम होगा, फिर भी मैं जस्ट एक बता देता हूं। दोनों नंबर माइनस है तो दोनों को हमने प्लस कर दिया और आगे माइनस लगा दिया। मतलब ये 7 रुपए में कर्ज में हूं और 5 रुपए फिर से कर्ज में हूं, तो यानी कि 12 रुपए कर्ज हो गया। यहाँ पे मेरे पास 7 रुपए कर्ज है और 7 रुपए जमा है और 5 रुपए भी जमा है, इसलिए 12 रुपए जमा हो गए। यहाँ पे 7 रुपए कर्ज है और 5 रुपए जमा, इसलिए 2 रुपए कर्ज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 माइनस 5 ये 2, क्योंकि 7 रुपए जमा है, 5 रुपए कर्ज, तो 2 रुपए जमा हो गया। तो अगर 1 प्लस 1 माइनस में हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो और फिर बड़े वाले का साइन लगा दो। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट पे
क्या कहता है कि एक ट्रेन, देखो अब बच्चों स्पीड डिस्टेंस टाइम का आ गया, तो ठीक है हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन देखते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, कैसे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम लोग ये फॉर्मूला ये जान लो, ये ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, सपोज करो आप देवघर से रांची जाते हो, राइट, और आपको 4 घंटे का टाइम लगता है और आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी। स्पीड जब भी रहेगा तो किलोमीटर पर आवर वो उसका यूनिट है। आप फिजिक्स में जानते होंगे कि हर एक का स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या होता है, और हर एक को किस चीज से स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करते हैं। तो सपोज करो आपने दिल्ली से रांची या दिल्ली से जमशेदपुर के लिए आपने ट्रेवल किया और आपको 4 आवर्स का टाइम लगा, और आपको टाइम मतलब कि टाइम आपको 4 आवर्स लगा, टाइम आपको 4 आवर्स लगा, और स्पीड आपको 50 किलोमीटर पर आवर था। तो दैट मीन्स आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 4 घंटे लगा, चारों घंटे आप एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक कंसिस्टेंट, एक कांस्टेंट स्पीड में आप जा रहे थे। तो दैट मीन्स आप 50 इंटू 4 यानी कि 200 किलोमीटर। तो ये जो हुआ ये किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर आपने दूरी तय की, ठीक है। तो यही एक बेसिक ये है, इसी को आप चाहे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलो या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलो। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी कभी स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल आए बच्चों, आप लोग टाइम के रिस्पेक्ट में चलना, क्योंकि वहीं पे रिलेशन रहता है कि इतने घंटे ज्यादा लगते हैं, अगर स्पीड को ज्यादा कर दिया जाए तो इतने घंटे कम लगते हैं, चाहे वो एरोप्लेन का एग्जांपल हो, चाहे एक नॉर्मल एग्जांपल हो, ट्रेन का एग्जांपल हो, इतने घंटे पहले पहुंचते हैं, इतने घंटे बाद पहुंचते हैं, वगैरह वगैरह, इस टाइप का आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, हम एक जैसा एक कंसिस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर, फोर्थ पार्ट, टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, राइट। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो लेट, जिसको मैंने कहा कभी हमें रोहंस का परसेंटेज मांगा तो उसको हमने एक्स किया, कभी हमें लेंथ ब्रेड्थ का चीज मांगा था तो हमने जिसको मांगा था उसको एक्स किया, और कभी हमें पॉजिटिव इंटीजर तो उसको हमने एक्स किया। यहां पे हमें स्पीड मांग रहा है तो स्पीड को हम एक्स अज्यूम करेंगे। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो हेंस देयरफॉर रिलेटिव टाइम टेकन, रिलेटिव या देयरफॉर टाइम टेकन, ओके, तो वो दैट डजंट मीन, तो therefore time taken to cover this distance equal to 480 upon x। अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और हमारी स्पीड इतनी है तो हम इस फॉर्मूला से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना हो गया। आप इसमें यूनिट अभी लिखने का नीड नहीं है। अब हमें क्या कह रहा है, स्पीड को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है कि 8 किलोमीटर लेस। नाउ न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 इतना किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम 8 किलोमीटर घटा रहे हैं, तो इस केस में देयरफॉर इस केस में रिलेटिव टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू 480
अपॉन x माइनस 8, राइट बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं, ये दोनों केस में हमने देख लिया। अब ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स अगर हमारा स्पीड को घटा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लेगा, तो कहता है वो 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। अब आपको इससे रिलेट करना है, इससे रिलेट करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि किससे किसको प्लस या माइनस करना है। तो यानी कि घटाया हुआ टाइम, आप एक देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं, या तो तुम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हो कि अगर तुम्हें दिक्कत हो कहने में, तो तुम लोग पहले ऐसे सोचो कि भाई जब हम टाइम को घटा देते हैं तो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगता है। जब हम स्पीड को घटा देते हैं, यानी ये फेज होता है जब हम स्पीड को घटा दिए, माइनस कर दिए, तो पहले वाला टाइम से 3 आवर मोर लगता है। पहले वाला टाइम, अगर स्पीड हमने घटा दिया जो भी है 40 किलोमीटर कर दिया सब, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर था, अगर हमने 42 किलोमीटर कर दिया तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि पहले वाला 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहले अगर 4 घंटे का टाइम लगता था तो अब 4 3 7 घंटे लगेगा। यही कंडीशन है, ये कंडीशन आप लोग समझे, परफेक्ट, कोई सोच नहीं। क्योंकि बच्चों मैंने ऐसे कंडीशन आप लोग को बहुत बारीकी से बताऊंगा जो काफी हद तक बच्चों को डिफिकल्टी होती है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर मैंने जैसे कहा था हम RS अग्रवाल का सवाल करेंगे, हम RD शर्मा का सवाल करेंगे। आप लोग को मैं मतलब कि प्रेरित करता हूं कि आप लोग उसको देखो, बनाओ, और ऐसे कोई भी डिफिकल्टीज को मेरे सामने लाओ, राइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की बातें हो गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर अल्टीमेटली इसको हम इधर लाते तो 3 हो गया। अब यहां पे हमने 480 कॉमन ले लिया, 480 को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन x माइनस 8 और -1 अपॉन x इक्वल टू 3, ये हो गया। अब हम इसको यहां से काट भी सकते हैं या फिर इसको उधर भी ले सकते हैं, एज यू विश, जो भी करना चाहो। तो अब यहां पे हमारा x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम हो गया, और x माइनस 8 से गया तो x बचा, और माइनस x से जब गया तो x माइनस 8 बचा, आगे माइनस है तो ये हो गया माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 और इक्वल टू 3 अपॉन 480। यहां अगर बच्चों को दिक्कत हो तो भाई 480 को उधर ले लो, और नहीं दिक्कत हो तो यहीं पे काट दो, तो उस कंडीशन में यहीं पे 3 बन जा 3 और ये 160 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक लगे वैसे करो, ये कोई इशूज नहीं है। अब ये x कर गया। अब हम लोग ऊपर चलते हैं फिर। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, तो यहां पे क्या आया कि 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 16। तो अब ये उधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, और ये आपका फॉर्म हो गया जो हमें कह रहा था। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज इसके सारे फंडामेंटल के साथ क्लियर किया। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरे वाले पार्ट पे, फैक्टराइजेशन। अब हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन। पहले मैं आपको बताता हूं
कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देर आर 3 मेथड्स इन योर सिलेबस। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, the second one is completing square method, the third one is quadratic formula method, right? तो now we discuss this। बच्चों ये जो सेकेंड वाला मेथड है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर कोई भी स्कूल में टीचर्स अगर बच्चों को कहता है नहीं हम तो पूछेंगे, तो ठीक है बच्चों मुझे मैसेज कर देना कि हाँ हमारे स्कूल में आ रहा है या आएगा, तो मैं उसको बता दूंगा, राइट? तो अब हम आते हैं कि अभी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड देखो, इसके भी बहुत से ट्रिक एंड टेक्निक्स हैं, बहुत से लॉजिक्स हैं। अभी मैं आप लोग को धीरे धीरे टाइम होता चला जा रहा है तो मैं इन शॉर्ट्स वगैरह का आपको बताऊंगा, ठीक है? अब देखो फैक्टराइजेशन इटसेल्फ वेग ये है। अगर आप क्लास 8 में देखोगे तो आरएसआरडी में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नियरली 150 क्वेश्चंस इन दैट, राइट? सो एनीवे अब आप देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के छोटे छोटे सवाल हम लोग कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें 3 टर्म है। फैक्टराइजेशन मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म भी के ये में भी होता है, क्यूबिक के मोड में भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट में भी होता है। यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट की तरह कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहला टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 10x स्क्वायर। अब ये दो, तुम सिर्फ माइनस 10 भी ले सकते हो, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर नहीं भी लोगे तो कोई सूझ नहीं है। अब माइनस 3x को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करो, जिनसे उनका एडिशन माइनस 3x आए और इनका मल्टीप्लीकेशन वही आए जो पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करने पर हुआ है, ठीक है? तो माइनस 3x को अगर तुमको x में डिफिकल्टी हो बच्चों तो छोड़ो, इसको ऐसे x वाले टर्म को हटा लो, फिर सोचो। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं x वाले टर्म के लिए हमें डिफिकल्टी है, हम इसके कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1 है, ये कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो 1 और माइनस 10 हमारा माइनस 10 हो गया, तो माइनस 10 हो गया। अब माइनस 3 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिससे कि उनका समिंग माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आए, ठीक है बच्चों? तो जब हम कोई भी नंबर को जब हम सपोज करो 1 मिनट के लिए ये देखो 10, इसका अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं मतलब दो पार्ट, यानी फैक्टर्स का मतलब होता है वैसे दो पार्ट जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका ओरिजिनल नंबर आए, ओरिजिनल थिंग्स आए। फैक्टर मतलब दो पार्ट में ब्रेक करना, स्प्लिट करना। तो इनको हम 1 इंटू 10 कह सकते हैं और उसके बाद 2 इंटू 5 कह सकते हैं। सिमिलरली फिर वही एक ही बात हो गया 5 इंटू 2, और ये 10 इंटू 1 भी कह सकते हैं, 5 इंटू 2 कह लो और 10 इंटू 1 कह लो। सो दैट डजंट मैटर। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में ये सिमिलर है, 2 इंटू 5 2 और 5 है, या 5 और 2 1 और 10 तो 10 और 1। तो अगर मैं 1 और 10 को लेके चल रहा हूं तो अगर मैं दोनों ऐड भी करूंगा 11 हो जाएगा। अगर ये 1 को प्लस रख के इसको तो इसका रिजल्ट 9 आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, सम कर दूंगा तो 11 आएगा। तो राइट, तो ये कभी भी -3 नहीं बन सकता। तो 2 और
2 और 5 वाले में जो बड़ा नंबर है उसको हम अगर माइनस में रखें और इसको 2 और 5 वाले को छोटे नंबर को प्लस में रखें तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो -10 हो गया और इन दोनों का जो एडिशन है वो -3 हो गया। इज इट क्लियर? ओके फाइन। सो बस यही कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है और यही चीज को लेकर हमको सारे फैक्टराइजेशन करने, फटाफट जल्दी हो जाएगा। और एनसीईआरटी में बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोग को कहूंगा आप लोग दूसरा बुक से पढ़ो, यानी एनसीईआरटी को तो पहले करो ही करो। एनसीईआरटी तो बेस होता है, फंडामेंटल होते हैं, उनके एक एक एग्जांपल्स को करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करो, कोई भी मिस नहीं करना। और लेकिन मेरा कहना है कि यहीं पे बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल अगर आपको अच्छा करना है तो बिल्कुल डेप्थ में जाओ। आर.एस. अग्रवाल करो, आर.डी. शर्मा करो, मंजीत सिंह करो और कुछ किसी और जगह से करो, जो भी बुक्स रेफर करते हैं आपको टीचर्स, ठीक है। लॉट एंड लॉट प्रैक्टिस करो। उसके बाद अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि x² -5x + 2x। बच्चों यहां पे ये मायने नहीं रखता अगर मैं इसको पहले इसको बाद में लिखूं या इस टर्म को पहले इसको बाद में, दैट डजंट मैटर। तो ध्यान से उसमें कोई सूझ नहीं है। -10 = 0। अब हम x कॉमन लिए तो x -5 और इसमें +2 कॉमन लिए तो x -5 हो गया = 0। सो x -5 और इंटू x + 2 = 0। देयरफॉर यहीं पे आइदर अब ये हमारा हो गया x -5 = 0, जिससे हमारा x = 5 आ गया और x + 2 = 0। तो इससे हमारा, क्योंकि x = -2 हो गया, क्योंकि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब या तो वो दोनों टर्म 0 हो सकते हैं, 0 × 0 = 0, या वन ऑफ द टर्म इज 0। सपोज 5 एक है, एक दूसरा 0 है, तो 0 × 5 या 5 × 0, तो दोनों टर्म 0 हो सकते हैं या दोनों में कोई एक टर्म 0 हो सकते हैं, तो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो जो भी यहाँ पे फैक्टर मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसको स्प्लिट कर दिए। अब दोनों को आइदर एक बार पहले पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार दूसरे को करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों ही हमारा -2 और 5 ये हमारे x के वैल्यूज आ गए। ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे आप लोग को वेरिफिकेशन कहेगा नहीं करने के लिए, बट अगर करने के लिए कहता है तो आप इसको वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन अगर वेरीफाई करने के लिए कहता है तो पुट x = -2, x = -2। तो when you put x = -2, it becomes -2² -3 × -2 -10. So the result will be 0. -2² it means 4 + 6 -10. So this is +10, this is -10. So that is neglected. So the result is 0. Hence it is verified. Now in case of second situation, when we put x = 5, what it comes? It comes 5² -3 × 5 or -10. What it means? 25 - 15 - 10. So 25 - 25 = 0। मैंने वही वाली रूल अभी अप्लाई किया कि दोनों नंबर यहाँ पे माइनस में है तो इन दोनों को ऐड कर लिया और आगे माइनस का साइन लगा दिया। सो ये 0 बन गया। तो ये दोनों ही यहां से निकला था। इसका मतलब इसको अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो यहां पे वेरीफाई होना चाहिए। जिस बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे कि मैंने जो x का वैल्यू निकाला और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन का आजकल पैटर्न में आ गया है, तो अगर कोई वहां पे उसका दोनों जो वैल्यूज हैं उनके ऑप्शंस में दिखे ही नहीं, यहां पे आपको एक आया -2 और 5। अगर किसी बच्चे का 2 और -5 आ जाए, किसी का सपोज करो -2 -5 आए, राइट, तो 4 सिचुएशंस है। 2 और 5 आ जाए, अगर 5 और -2 आ जाए, तो आप लोग उसको वेरीफाई करके देख लो कि अगर वैल्यू आपको सेटिस्फाई करता है तो देन यू गेट द राइट आंसर, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। सो उसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपके सवाल बन गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2x² प्लस x माइनस 6। 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन पे भी और हर एक चीजों पे। हम लोग का एक टाइम लिमिट हो जाता है, ठीक है बच्चों, लेकिन मैं फिर भी मैक्सिमम जितना होगा या एक प्लेटफॉर्म पकड़ना था, आपको समझना था, आपको जानना था कि किस हिसाब से आप मैक्सिमम ये कर सकते हो। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों हो गए -12x²। तो बड़ा सिंपल हो गया। 4 and 3 से हमको 1 भी मिल जाएगा, है ना। और 4, तो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6। बच्चों 12 का जो है 4 और 3 उन दोनों से हमको 1 भी मिल जाएगा, है ना। 12 से हमने 4 और 3 किया। अब हमको -12 चाहिए, हमको +12 चाहिए, ये प्लस x चाहिए, तो इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इससे हमारा -12 भी हो गया और प्लस x भी हो जाएगा, राइट। तो अब 2x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और ये 2x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। तो यू गेट द वैल्यू। अब मैं बार बार वेरीफाई अभी नहीं कराऊंगा, वो मैंने एक मेथड वो मैंने आपको जस्ट वेरिफिकेशन का मेथड बता दिया, तो वो आप लोग अपने आप चाहो तो कर सकते हो और उसका नीड भी नहीं है। अब देखो थर्ड वन √2x² प्लस 7x √2x² प्लस 7x प्लस 7x √2 इक्वल टू 0 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ऐसे रूट वाला भी आ सकते हैं, तो बड़े सारे बच्चों को रूट वाला डिफिकल्ट भी लगता है। कोई डिफिकल्ट नहीं लगना है। किस बात की डिफिकल्टी, सिंपल सी बात है ना। अब इनमें हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 5 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x² हो गया। अब ये √2x² प्लस 5x और या प्लस 2x प्लस 5x, ये 7x भी हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² भी हो गया और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में √2 अवेलेबल है तो √2 ले लिया और x ले लिया, तो यहां पे एक x बच जाएगा और यहां पे एक √2 बच जाएगा। यहां पे आप 5 कॉमन लोगे और x प्लस √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पे आप कह सकते हो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो अब नाउ दिस इक्वल टू 0, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स x इक्वल टू -√2। और दूसरा केस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स x इक्वल टू 5/-√2। तो हम माइनस साइन को मिडिल वन में दिखाते हैं, तो ये चीज इस तरह से रूट वाला भी चीजें हो गया।
अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर, ये चीज नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब फोर्थ नंबर है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां पे जब भी कभी अपॉन तो इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लो, इसको एलसीएम ले लो, या यूं कहो जो अपॉन में उससे मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म को, या वो कह लो या फिर एलसीएम ले लो। तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और अब ये उधर चला गया तो ये 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 16x² और 1 को मल्टीप्लाई किए तो 16x² हो गया, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 4 और 4, तो माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ वी टेक कॉमन 4x, सो 4x माइनस 1, और यहां पे ऑलरेडी माइनस 4x प्लस 1 है, हमें जो ब्रैकेट के अंदर चाहिए वही लाना होता है। तो हम अल्टीमेटली फिर क्या कर सकते हैं कि -1 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो गया, तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो हमें करना क्या होता है, दोनों ब्रैकेट में सेम लाना होता है, दोनों का कॉमन पार्ट सेम होना चाहिए। तब ये फिर अब ये हो गया 4x माइनस 1 और फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इससे हमारा हो गया फिर x इक्वल टू 1/4, और फिर दूसरे फैक्टर में भी सेम चीज है -1 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू 1/4। तो व्हाट वी सी, हम बच्चों अलग अलग रिजल्ट जब फैक्टराइजेशन से बनाते हैं तो समवेयर हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है वो दोनों सेम आ रहा है, कुछ जगह बिल्कुल दोनों सेम आ रहा है, कुछ जगह दोनों डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशन आएंगे, कुछ जगह डिफरेंट आएंगे, कुछ जगह सेम आएंगे, और कुछ जगह इमेजिनरी भी आता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जानो कि ये दोनों सेम भी आ सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी आ सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, इसका 5th पार्ट। नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो इनको मल्टीप्लाई किए, फिर से 100 हो गया 100x²। अब ये बहुत सिंपल, इसको हम लोग दो फैक्टर -10x कर दिए बच्चों, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 10x हमने एलसीएम ये ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10x बच गया और -1 बच गया। फिर फर्दर अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 10x माइनस 1 और फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस केस में 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/10, और फिर दूसरा भी हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ एक क्वेश्चंस देख लिए। अब थोड़ा एंडिंग में, लास्ट में कोई ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा और हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेते हैं फैक्टराइजेशन में। ये जो अभी हमने बनाया वो 4.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 76 था, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और इसका लेवल ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, और उसके प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ये मोर और लेस थोड़ा सा नॉर्मल इजी टाइप के ही क्वेश्चन थे। हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को उठाते हैं
जैसे सपोज करो, एक मैं बात करता हूं, 4√3 एक्स स्क्वायर, एक इसी तरह रूट वाला जो क्वेश्चन है, प्लस 5x प्लस 5x और -2√3 इक्वल टू 0। ये रूट वाला क्वेश्चन है। 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2√3 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहां पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और √3 मिलकर 3, तो ये हो गया 24, सीधा सीधी 24 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 24 के जो फैक्टर है तो 1 इंटू 24 हो गए, 2 इंटू 12 हो गए, 3 इंटू 8 हो गए, 4 इंटू 6 हो गए, और फिर वही रिपीट करेगा 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और 24 इंटू 1। सो ये 4 फैक्टर्स आपके आ रहे हैं। तो 5 किसमें आ सकता है, किसमें आ सकता है, जाहिर सी बात है इसमें आएगा। इनमें तो 5 किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकता है, तो इनमें आएगा। और हमको +5 चाहिए तो +8 -3 रख लेंगे। तो यही हमें सोचने की बात है। जब कोई बड़ा नंबर, अगर कोई सपोज करो कोई बड़ा नंबर 324 ऐसे आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 324 आ गया, तो ऐसे आपके बुक में आएगा भी, तो हमें फैक्टर बोलोगे सर आपने तो फटाफट इसको ऐसे करके लिख लिया, तो हमें कैसे ये करेंगे, कोई सूझ नहीं है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालो, छोटे छोटे नंबर्स 2, 3, 5 से डिवाइड करो, जिनसे भी ये डिवाइड हो पा रहे हैं, राइट, उनको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स कहते हैं। तो बच्चों इसको 2 से करोगे तो ये इतना हो गया, फिर 2 से करोगे तो ये 81 हो गया, फिर 3 से जाएगा तो 27 हो गया, फिर 3 से जाएगा तो ये 9 हो गया, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 हो गया, बस खत्म। और अब आप फिर भी करना चाहो तो 3 से दे दो, 1 आ गया। तो ऐसे ही नंबर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कोई बड़ा नंबर आ जाए तो सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर कर लो, और यहीं पे आपको वो 2 टर्म मिल जाएंगे कि किसको किसको मल्टीप्लाई करें एक साथ, और बाकी किसको किसको करें जिनका समिंग ये चीज मिड वाला आ जाए और उनका प्रोडक्ट हमारा ये आ जाए, जो भी है। तो ये आपको बड़े आसानी से मिलेंगे, तो इसमें बॉदर की कोई बात ही नहीं है। अब यहां पे देखो हमारा मिला था 24, हमें चाहिए था 5, तो 5 हमें यहां मिलेगा। तो देन 4√3 एक्स स्क्वायर और हम प्लस 8x माइनस 3x किया हमने, -2√3 इक्वल टू 0। इससे हमारा प्लस 5x आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन है जो आपने बहुत शुरू में क्लास 3 वगैरह में पढ़ा है, बच्चों पढ़ा ना, कि प्लस इंटू प्लस रिजल्ट प्लस में आता है, प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस वो माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो गया। ये सब तो हम लोग अपने जो जगह के हैं, ये सब तो हमें बहुत ही बचपन में सिखला दिया जाता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जगह, हमारे देवघर के बच्चों का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का मैथमेटिक्स का ग्राउंड अच्छा होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्लेसेस के। मैं कितने बच्चे को ऑनलाइन भी अलग अलग जगह के बच्चे को पढ़ाता हूं, और यहां पर जहां पे मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां पे कितने अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे को मैंने पढ़ाया है। उन लोगों का तो फंडामेंटल इतना गौन होता है कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ये लोग को पता नहीं क्यों, भगवान जाने कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। खैर मैं किसी भी तरह का इस पर नहीं बोलूंगा कि अल्टीमेटली हमारे ये वीडियोस फिर यहाँ के लोग भी देखेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों हमें रियली बहुत प्राउड है आप लोगों से, आप लोगों का मैथमेटिक्स का फंडामेंटल बहुत अच्छा रहता है। हम खुद भी पढ़े बड़े हुए हैं, वहां से पढ़े हैं, हमारे गुरुजन भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते थे, प्रणाम है उन्हें। तो बच्चों हम लोगों का साइड के बच्चों को इंग्लिश वगैरह थोड़ा वीक रहता है, जैसे हमारे टाइम में हुआ करता था, बट अब तो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका वो भी इश्यूज खत्म हो गया है ना। तो लेकिन अभी आपको जरूरत है ब्रश, आपको साइनिंग की जरूरत है, और आपको जितने साइनिंग आते जाएगा उतने कैरियर में आप आगे बढ़ोगे। और आपको अभी मैं कोई लॉजिक तो बताया ही नहीं, आगे मैं बैंकिंग को पढ़ाता हूं, IBPS एग्जाम है, RBB एग्जाम्स हैं, बैंकिंग है, क्लर्क है, तो इन सब में ट्रिक, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन रूल करके एक चीज होता है, फिर कन्वर्जन,
3 पार्ट होते हैं, फैक्टराइजेशन, साइन रूल, कन्वर्जन, और उसमें हमें x ग्रेटर, 2 इक्वेशंस होते हैं x और y, हमें निकालना होता है व्हाट इज द सिचुएशंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू x, कांट डिफाइन द रिलेशन, x इज लेस देन y इज लेस देन x। ऐसे हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं, 4 भी नहीं 5 ऑप्शन होते हैं, और हमको उनमें सेलेक्ट करना पड़ता है। कैट में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो कैट में हमें बिल्कुल लॉजिक बताने होते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े सवाल को हमको बहुत छोटे में सॉल्व करने पड़ते हैं, और हमको बहुत टाइम फ्रेम, बिल्कुल बहुत कम से कम टाइम में हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। उन सारे चीजों के पीछे बहुत लॉजिकल एक मैं और भी पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं, उनमें आपको एक छोटे छोटे चीजें आ जाएगा कि जैसे आप नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिए, 4 नंबर दिए हुए, 5th नंबर आपको बताना है, ऐसे ढेर सारे टाइप्स। तो अभी तो आपको 10th क्लास के बच्चे को तो मैं खुद भी बॉदर नहीं करना चाहूंगा और ना टीचर बॉदर करना चाहेंगे, एनी टाइप ऑफ लॉजिकल और रीजनिंग्स और अलग अलग डिफरेंट ये के एक नॉर्मल वे में बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस में रहो, हर सब्जेक्ट का मैथ्स साइंस को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम उसमें दिक्कत आती है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और आप लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग बुक से क्वेश्चन बनाओ, इतना ही मेरा कहना रहेगा। और उसके बाद यहां पर हमने 4 कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, तो यहां पे √3x और +2 बचा, ठीक है। यहां पे बच्चों इन दोनों में हम √3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में माइनस है तो -√3 ले लिए, -√3 ले लिए, अब ये बच गया यहाँ पे √3x और प्लस हो गया, क्योंकि माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया, और इसको किए तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, इक्वल टू 0। सो देन √3x + 2 into 4x minus √3 equal to 0. Now in this case x equal to -2/√3 and in this case x equal to √3/4। ठीक है बच्चों, अब टाइम ज्यादा होते जा रहा है इसलिए थोड़ा मैं समेटूंगा। तो x का ये दो वैल्यू आइदर दिस इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर गया तो -2/√3, और इस केस में √3/4 ये निकल गया आपका। तो इस तरह से हम और भी अगर हम डिफिकल्ट सवाल देखें तो आप इसको देख सकते हो, लाइक किसी भी तरह का सवाल, जैसे सपोज करो मैं आपको एक बताता हूं, AD2x into a/bx plus 2c/d right, 2c/d plus c²b इक्वल टू 0। अब कभी अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आ गए a/bx प्लस, बहुत ही सिंपल, आप क्या करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, तो ये हो गया a² d² x² अपॉन b, इतना हो गया। और इसको करोगे तो 2ac/d² है ना, और d² और ये d कट गया तो 2ac/d और x इतना हो गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक d कट जाएगा, 2ac/dx इतना बचेगा, और प्लस c²b इक्वल टू 0। अब सिंपल है बच्चों, इनको इनसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहला टर्म और तीसरा टर्म, तो आपके पास यहां पे b कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा a² c² d² a² c² d² x², ये बचेगा। इन तीनों को जब आप ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो राइट, तो इनको और इनको, अब इन दोनों को आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो आप 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे, तो a² d² bx² जो था, और प्लस इनको ac/dx और प्लस ac/dx, देखो ये दोनों मिलकर हो गए 2ac/dx, दोनों मिलकर 2ac/dx हो गया, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a² c² d² x², तो इनको और उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आया था वही हमारा इसका ब्रेकअप हो गया। इसका ब्रेकअप, तो सारे सवाल सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। c²b
इक्वल टू ये 0। अब यहां पर देखो, हम अगर देखते हैं कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हम लोग देखते हैं कि एक a कॉमन आ रहा है, एक a कॉमन आ रहा है, फिर d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। ठीक है, a कॉमन आ रहा है, एक d कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहां पे अब हमारे पास क्या बचा, एक a बचा, एक d बचा और यहां पे b बचा और एक x बचा। राइट, a बचा और d बचा और x बचा और अपॉन b बचा। यहां पे हमने a ले लिया, d ले लिया और x ले लिया, तो a d और x ले लिया तो खाली हमारा c बचा। ठीक है, खाली c बचा। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक ये सोचकर देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, थीम जो होता है कि अंदर में दोनों सेम चीज बचे। अब इसमें अपॉन तो है ही नहीं, तो अपॉन है ही नहीं, तो अब अंदर में दोनों सेम चीज कैसे बचेगा। तो यहां पे वही चीज हमें दिमाग लगाना है कि देखो यहां पे अगर मैं खाली c कॉमन लूं तो c कॉमन लूं तो यहां a dx बचेगा, a dx, लेकिन b तो बचा ही नहीं। अपॉन, हमको तो इसमें अपॉन b चाहिए था और इसमें अपॉन b तो है ही नहीं। तो बच्चे बोलेंगे अरे हमने कहीं कुछ गलत किया। नहीं, तुमने कहीं कुछ गलत नहीं किया, b नहीं बचा तो अपॉन b कर दो, है ना। तो यहां पे हम b और c कॉमन ले लेंगे, c तो कॉमन पहले से ही आ रहा था और b चूंकि हमको यहाँ रिक्वायर्ड है, हमको चाहिए, तो हमने b से कॉमन ले लिया और जो बचा था यहाँ पे c हमने कॉमन लिया था, तो a dx बचा था और अब अपॉन b हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे सिर्फ c कॉमन आ रहा था लेकिन हमारा दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज चाहिए। तो अब सेम चीज कैसे आ सकता है, हमें अपॉन b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया। और अब यहाँ पे हमने b और c कॉमन लिया, यहाँ पे c बचा और दैट इक्वल टू 0। अब आपका सवाल बन गया ad अपॉन bx और प्लस c इंटू a dx प्लस bc इक्वल टू 0। और इस तरह से अगर आप इसको करोगे 0, पहले वाले पार्ट को ad अपॉन bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इससे आपका ad अपॉन bx इक्वल टू माइनस c और इससे फिर आपका x इक्वल टू माइनस bc अपॉन ad, माइनस bc अपॉन ad। ये b उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो x का एक वैल्यू ये आ गया। और जब हम इस पे आएंगे, इस फैक्टर पे आएंगे, तो a dx प्लस bc इक्वल टू 0, इससे हमारा a dx इक्वल टू माइनस bc और फिर x इक्वल टू माइनस bc अपॉन ad, माइनस bc अपॉन ad। तो दोनों ही हमारा सेम चीज आया बच्चों, फिर x का दोनों वैल्यू सेम चीज है, माइनस bc अपॉन ad। राइट, तो ऐसे अगर कोई भी डिफिकल्ट सवाल भी होते हैं तो हम उसको इस तरह से बनाते हैं, डिफिकल्ट सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब एक दो सवाल और बताकर और बिल्कुल मैं फिनिश कर देता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग, फिर हमारा अगला कार्यक्रम है 7 o'clock से, हमारे लोग उसमें फिर बिल्कुल बड़े ही मन से हमारे मेरे मित्र आनंद जी और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। खूब अच्छा एंजॉयमेंट होता है, मनोरंजन होता है हम लोगों का। थोड़ा से दिन भर काम करने के बाद लोगों की जरूरत भी होती है, हम लोग उस प्रोग्राम को भी एंजॉय करेंगे। तो एनीवे बच्चों, एक दो सवाल और मोर बस। अगर आपके पास कभी ऐसा सवाल रहता है a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस वन इक्वल टू 0, अगर ऐसा सवाल रहता है तो कोई सूझ नहीं है। हम यहाँ पे इनमें से हम क्या क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर और एक्स कॉमन आ जाएगा। इन दो टर्म में आप कॉमन ले लो, इन दो टर्म में कॉमन ले लो। यहाँ पे बी स्क्वायर और एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक ए स्क्वायर बचेगा और एक एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये टर्म है ही है, तो -1 कॉमन लिए
अब ये ए स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। और फिर सेम ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल। अब आप लोग बहुत स्मार्ट बन चुके होंगे, बहुत सारा फैक्टराइजेशन हमने देखा, हमें और वर्ड प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करना था बच्चों, लेकिन मोर एंड मोर टाइम होता चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में अब आप लोग बहुत स्मार्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1, hence x equal to -1 upon a square, right? Or similarly b square x minus 1 equal to 0, it means b square x equal to 1, therefore x equal to 1 by b square। तो इस तरह के सिचुएशंस आएंगे तो आप लोग ऐसा दो टर्म को ग्रुपिंग कर लो, ठीक है। और इस तरह से कोई सा भी। अब एक और टाइप आपको छोटा सा दिखाता हूं। अगर आपके पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू 0, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। और ये फिर से वही उसी तरह का दो टर्म आ गया, अगेन फिर से वही दो टर्म आ गया। तो बस ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग सवाल को बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे बी एक्स कॉमन ले लो, बी एक्स कॉमन लोगे तो ए एक्स बचेगा और प्लस फिर यहाँ पे बी एक्स कॉमन लेने के बाद एक बी बचेगा। यहाँ पे हमारे पास c कॉमन आएगा, यहाँ पे c कॉमन आएगा तो ए एक्स बचेगा और प्लस b बचेगा। और फिर बच्चों सेम ए एक्स प्लस बी और फिर यहाँ पे बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो कोई सूझ ही नहीं है, फिर एक एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर लो, हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी सवाल सपोज करो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 ये आता है आपके पास, ये बड़ा नंबर है। अभी अभी जो हमने बताया था, अभी हमने ऐसे ही 324 को, चलो एक और बार नीड हो गया, 324 को हम कर लेते हैं। 2 से करते 162 और फिर 2 से किए थे तो 81, 3 से किए थे तो 27 और फिर 3 से किए थे तो 9 और फिर 3 से किए थे तो 3, तो बस, और 3 से किए तो 1। तो जब भी कभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 324 ऐसे बड़ा नंबर आए, तो अब हमको 45 चाहिए, तो इनसे हमको 45 निकालना है। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, और 3 3 9, 3 3 9 और हो गया 3 3 9, 2 18, 2 36, तो 36 और 9 में इन्हीं से आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे करने से -45 आएगा। तो ये 9 और 36 45 हो गया, माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप लोग जस्ट कॉमन लेना है और फिर कर सकते हो, राइट। इसी तरह से फिर और भी कोई बड़ा सा अगर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0, तो तब भी आप लोग इसको फिर से वही 750 को कर लो, 750 को ये प्राइम फैक्टर कर लो। हमने 5 से दिया 1, 2 बच गया, 5 0, फिर कुछ भी दे दिया, 5 से दिया 3 30 हो गया, और फिर 5 से दिया 6 हो गया, ठीक है, 2 से दिया 3 हो गया, और उसके बाद 3 से दिया 1 हो गया, 3 से दिया 1 हो गया। तो अब हमें चाहिए 55, तो 55 के लिए
हम अगर देखते हैं 25 और 5 2 जा 10 और 3 जा 30, ठीक है। यहाँ 2 3 जा 6, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। यहीं पे सोच लो कि 5 2 जा 10 3 जा 30 और 30 और 25 यहां से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन अगर रहेगा कैसे भी तो आराम से होगा, उसमें डरने की घबराने की बात नहीं है और एकदम से होगा। फिर हमने x कॉमन लिया, x माइनस 30 और फिर इसमें भी हमने माइनस 25 कॉमन लोगे तो x माइनस 30 ही होगा और ये x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 30 और 25 ये फिर अपॉन। बस बच्चों इस तरह से हम लोग, इसका एंड नहीं है, कुछ भी चीजें हैं। अब एक जैसे एक छोटा सा सवाल लिख के खत्म करता हूं कि आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कोई भी 1/1 ऐसे भी रह सकता है आपका 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब आप लोग बिल्कुल स्मार्ट बन गए। हमारा टाइम ज्यादा होता जा रहा है, हमें थोड़ा सा गैप भी रखना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है। लोगों को रिलैक्सेशन का थोड़ा टाइम भी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब बहुत हो गया आज के लिए, इनमें भी हमें कोई सूझ नहीं है। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये टर्म यहां आ जाएगा माइनस, बीच में इसको ये टर्म यहां आ जाएगा, फिर दिस रखेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद हम दोनों टर्म को एक तरफ ले आएंगे और फिर क्वाड्रेटिक ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आप लोग को एक असाइनमेंट प्रोवाइड इसी पेज पे, देवघर फाउंडेशन पेज पे आज से लेकर कल तक मैं अपलोड कर दूंगा और उसको बहुत सारा सवाल है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जितना हमने अभी डिस्कस किया उन सवाल को बनाना, उनका आंसर भी साथ में रहेगा। अगर आंसर मिल जाते हैं, मैच कर जाता है तो फाइन, आंसर नहीं मैच करते हैं तो उसको डाउट में रख लेना। और इस तरह से जितनी हमने डिस्कस किया उतने के ऊपर में असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस पे देवघर फाउंडेशन पेज पे। और आप लोग को नेक्स्ट ये भी बता दिया जाएगा कि फिर कब लाइव क्लासेस होने हैं, ये चीजें हम आपको इंटीमेट कर देंगे बहुत जल्दी, एक आजकल में ही इंटीमेट कर देंगे। और इन बिटवीन जब भी हमारा क्लासेस होते हैं, जो भी गैप इंटरवल पर 2-3 डेज का, अगर गैप इंटरवल पर नेक्स्ट फिर हमारी मीटिंग इसी तरह होती है तो इन बिटवीन मैं आपको अपना नंबर, वैसे अपना नंबर तो लोग शेयर इन जनरल नहीं करते हैं, बट कोई भी, आप हमारे सब घर के बच्चे हो, एक जगह के हैं हम लोग, तो 9810843472 ये नोट कर लो आप लोग, 9810843472। इज इट व्यूड? यस, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा नंबर भी है, ठीक है। मैं देवघर फाउंडेशन और हमारे जितने भी सब सीनियर्स लोग हैं वो उनको डिस्टर्ब हो, फिर उनसे हमारे तक बात हो, तो वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस होगा, इसलिए मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया। और जो भी लोगों का बता देना कि मैं ये बोल रहा हूं, और अपने स्कूल भी, तो सो दैट मैं देखूं कि किस किस स्कूल के बच्चे हमारे देवघर के थोड़े सिंसियर हैं और कौन कौन स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं इस स्कूल के बच्चे हूं और ये मेरा डाउट है, राइट। मैं उन डाउट को एक पेज में लिख लूंगा और फर्दर क्लास में मैं बता दूंगा ये सौरभ है तक्षशिला स्कूल, ये है सेंट फ्रांसिस स्कूल, ये है इस स्कूल का ये डाउट था, और मैं आप लोग को नेक्स्ट वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना पूरा ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।